वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा प्लीडर जहां हम डिस्कस करते हैं इंडिया के लैंडमार्क लीगल केसेस को जो हमारे जुडिशियल लैंडस्केप को शेप करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हिस्टोरिक केस के बारे में जिसका नाम है एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ये केस फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं अपनी पुरानी लाइन को फिर से दोहराता हूँ। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस के बारे में कि आखिर केस का बैकग्राउंड क्या था, उसका इतिहास क्या था। तो जो एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमें 1940s के आखिर में जाना पड़ेगा, जहां पर भारत ने जल्दी में ही स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस को गेन करी थी और नए नए एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल डेज चल रहे थे। ये केस एके गोपालन के अराउंड रिवॉल्व करता है जो एक प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर थे और उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत डिटेन किया गया था। गोपालन ने अपनी डिटेंशन को चैलेंज किया, आर्ग्यू करते हुए कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, जो कि हमारे पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये केस इंडिविजुअल फ्रीडम और स्टेट सिक्योरिटी को डेलिकेट बैलेंस को सामने लाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस केस के लीगल इश्यूज के बारे में। तो लीगल इश्यूज क्या-क्या हैं? इनमें सबसे पहला लीगल इश्यू जो है उसको हम बोलते हैं वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें गोपालन का ये कहना था कि उनकी डिटेंशन बिना किसी ट्रायल के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत की गई है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, जो उनके जो मूल अधिकार हैं उनको हनन कर रहा है। जो आर्टिकल 19 जिसको हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहते हैं, आर्टिकल 21 जिसको फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं और आर्टिकल 22 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस है, उनका वायोलेशन करता है। दूसरा लीगल इश्यू जो था वो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 था। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर में उसके अंतर्गत फॉलो किया गया है और क्या ये सफिशिएंट है किसी पर्सन की लिबर्टी को डिप्राइव करने के लिए या नहीं। तीसरा पॉइंट लॉ के बारे में था जो कि आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि क्या लॉ से हमारा मतलब केवल स्टेट मेड लॉज ही हैं जिनको हम रेक्स बोलते हैं लैटिन मैक्सिम में। तो रेक्स वो लॉज होते हैं जो कि एक अथॉरिटी के द्वारा एक केवल स्टेट मेड जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उनके द्वारा बनाए गए कानून को ही रेक्स बोलते हैं। तो ये प्रश्न था कि क्या हम कानून के अंतर्गत जो आर्टिकल 13 में दिया गया उसको हम रेक्स से ही मतलब रखते हैं या फिर उसको हम जस मिलाते हैं। जस का मतलब होगा कि इसमें कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके जस्ट फेयर और वो है, उसको इन्वॉल्व करने की बात की गई थी। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो उठाया गया था वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में था। जहां पर गोपालन का ये कहना था कि जो हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए ड्यू प्रोसेस जो लॉ का प्रोविजन दिया गया है उसके समान ही रखा जाना चाहिए और उसी के हिसाब से लॉज को जज किया जाना चाहिए। लॉज को उसी को दृष्टिगत रखते हुए, उसको नजर में रखते हुए इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। तो ये थे लीगल इश्यूज। अब हम आते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे दोनों पार्टीज के द्वारा। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स जो प्रेजेंट किए थे उनकी बात की जाए तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए गए थे जो एके गोपालन की तरफ से। उनके द्वारा ये कहना था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो आर्बिट्रेरी है, ये मनमाना है और ये फंडामेंटल राइट्स को, हमारे जो मूल अधिकार है उनका हनन करता है, उनको वायलेट करता है। दूसरा उनका कंटेंशन ये था, दूसरा उनका आर्गुमेंट ये था कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ अंडर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें वो कानून नहीं आएंगे, इसमें फेयर, जस्ट और रीजनेबल कानून भी आना चाहिए। ये एके गोपालन का कहना था। और तीसरा उनका ये आर्गुमेंट था कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22 है, इन सब को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि वो उसी टाइम पर गोल्डन ट्रायंगल को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे थे, जो कि एक तरह से होलिस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जो इसको एंश्योर करता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट की तरफ से क्या आर्गुमेंट दिया गया था। तो स्टेट ऑफ मद्रास की तरफ से जो आर्गुमेंट दिया गया था वो ये कहा गया था कि जो एक्ट है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंतर्गत आता है और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है, इसलिए ये किसी भी तरह के आर्बिट्रेरीनेस को फॉलो नहीं करता है। सेकेंड थिंग स्टेट की तरफ से ये कही गई थी कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है वो सिंपली लेजिस्लेचर द्वारा प्रिस्क्राइब प्रोसीजर का मतलब निकालता है, और चाहे वो फेयर हो या ना हो, अब क्योंकि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है तो इसमें लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ जो लॉ है उसको लगाते हुए बस आप उसके शब्द से मतलब रखिए, उसके अंदर जाके डीप डाउन उसको ज्यादा अंदर जाके पढ़ने की कोशिश ना करिए। थर्ड उनका स्टेट ऑफ मद्रास का आर्गुमेंट ये था कि स्टेट ने ये एम्फेसाइज किया कि नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में जुडिशरी को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के विजडम को डिफर करना चाहिए, ना कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और अंततोगत्वा अब हम बात कर लेते हैं कि इन सब कंटेंशंस के बावजूद जजमेंट क्या आया था। तो इसमें भाई बड़े-बड़े जजेस लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने जजमेंट ये दिया। तो जजमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया था कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, तो उसमें ये कहा गया था कि कोर्ट ने आर्टिकल 21 का लिटरल इंटरप्रिटेशन अपहोल्ड किया कि भाई शाब्दिक, जो उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है हम उसी से मतलब रखेंगे, बाकी चीज नहीं। और उन्होंने ये भी स्टेट किया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए ही कानून हैं, उन्हीं के द्वारा ले डाउन किए गए ही प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा इसका जस्ट फेयर या रीजनेबल होना आवश्यक नहीं है। साथ ही साथ में कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की जगह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखना होता, तो वो तभी वो रख देते। बाद में भाई इसको चेंज करने की जरूरत क्या थी, तो इसको नहीं डालते। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो शब्द डाले गए है, जो लिखा गया है, इसको नहीं लिखा जाता। दूसरा जो जजमेंट, दूसरा पॉइंट जो दिया गया था वो ये था, जो सेपरेशन ऑफ आर्टिकल्स डील करता है। तो कोर्ट ने रूलिंग ये दिया कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 इंडिपेंडेंट हैं और उन्हें साथ में पढ़ा नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक लॉ पोटेंशियली अगर आर्टिकल 21 को वायोलेट कर सकता है, इवन अगर वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22 को कंफर्म करता हो, और ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है। थर्ड जो पॉइंट था जजमेंट के अंतर्गत, वो ये कहा गया था कि जो ये डिटेंशन किया गया है इसको अपहेल्ड किया जाता है, और कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत आपका जो डिटेंशन किया गया है ये जरा सा भी गैर कानूनी नहीं है। और साथ ही साथ कोर्ट ने स्टेट को प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में और ज्यादा पावर दे दिया। ये जजमेंट सिग्निफिकेंट थी क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करती है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन लेटर जजमेंट में, बाद के जजमेंट में रिविजिट किए गए, मॉडिफाई किया गया, जैसे कि मनेका गांधी का केस, उसके बाद आरसी कूपर का केस। हाँ, आरसी कूपर के केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी जो आपको बताना जरूरी है। इसी जजमेंट में एक डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस फैजल अली साहब की थी, और उन्होंने बाकी के जजेस से सहमति ना रखते हुए ऐसा कहा था कि जो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ये कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिए गए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ही समान होना चाहिए, और इसमें भी जस्ट फेयर और ये जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं इनको पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे नहीं माना गया, जबकि बाद में जाकर आरसी कूपर के केस में उन इनके इस कंटेंशन को, उन्होंने जो ये डिसेंटिंग एक अलग ओपिनियन दिया था, इसको माना। और सबसे लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन यही है कि ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इतिहास में कॉर्नर स्टोन है। ये लीगल इंटरप्रिटेशंस के इवॉल्विंग नेचर और इंडिविजुअल फ्रीडम और स्टेट सिक्योरिटी के ऑनगोइंग डिबेट को हाईलाइट करता है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा, अच्छा लगा, तो वही करना है जो बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। और अगर वास्तव में अच्छा लगा है, ठीक है, तो किसी अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय श्री राम, नमस्कार।